जाहिर है कि जो हमारा ट्रायल पे या लोअर कोर्ट्स के लेवल पे जो केस होता है, असल में उधर ही ये सारी चीज़ें देखना है, क्योंकि अगर हम जा भी रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, मैं हाई कोर्ट की स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो हाई कोर्ट तो फिर उसकी तो ज्यूरिसडिक्शन ये नहीं है ना कि वो शहादतों का असर नौ जायजा ले। ज़ाया हो गया या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की नौयत ऐसी है कि वो आप अदालत में उसको नहीं ला सकते, या किसी और के कब्जे में आपके पास ओरिजिनल मौजूद नहीं है, फिर आप कोर्ट की परमिशन से उस डॉक्यूमेंट की सानवी शहादत दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं आप कोर्ट में। सादा सा सवाल कर रहा हूँ कि जितने सफ़े मैंने लगा दिए एज एन एविडेंस, जो मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट हैं, क्या कोर्ट आज खुद उसे दस्तावेजी शहादत में शुमार कर लेगी, या जब तक मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा कि लिस्ट ऑफ रिलायंस में कौन सा जा रहा है और ये प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तब तक जो है वो कोर्ट में उसको नहीं करेगी हर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट। लेकिन फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि नहीं, सबके नाम देना ज़रूरी नहीं है, जो विटनेसेस आप कोर्ट में ले आए वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कोर्ट बाउंड है कि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। अच्छा, ये फोटो और वीडियो शहादत आजकल तो आप बताएं इंटरनेट का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, तो इसका जो है वो तरीकाकार क्या है, ये किस तरह पेश की जाती है कोर्ट के अंदर? दो लिस्ट हम जो है वो कोर्ट में पेश करते हैं अपनी प्लेंट के साथ लगा के। एक को हम कहते हैं जी लिस्ट ऑफ रिलायंस, ओके, और एक दूसरी है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड। लेकिन अब यही इसको अब केस को रिवर्स कर लें कि दूसरी जो पार्टी है उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी है, वो किसी भी तरह से थी, वो चाहे उसने वो डॉक्यूमेंट्स लगाए, चाहे उसने कोई वीडियो फोटोज या जो भी कुछ दिया उसने, अब उस पर एतराज़ जो है उठाने के मेरे पास कौन कौन से स्टेजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन के हवाले से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज बनाना चाह रहा था, और इस हवाले से मैंने अब्दुल रज़ाक मिर्ज़ा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के साथ रब्ता किया, और बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे जो है इस हवाले से टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया। तो हमारी मुकदमेबाजी में मैं बड़ी मुख्तसर जो है बात स्टार्ट करना चाहूँगा बगैर किसी तमहीद के। जी जी, कि मुकदमेबाजी में हमें एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है ना वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के हवाले से आता है। जी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ उसमें कुछ सवालात हैं वो आपके सामने रखे जाएं, आप कानून की रोशनी में जो है उसका बताएं हमें, ताकि बहुत सारे लोग जो इस स्टेज पर मार खाते हैं अपनी मुकदमेबाजी के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर, उनके जो केसेस हैं पूरे के पूरे सत्यानाश हो जाते हैं अक्सर औकात, तो उससे कैसे जो है बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अहमियत क्या है आपके नज़दीक? जो मुकदमेबाजी है उसमें जो बुनियादी किरदार है आपके केस में वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही प्ले करती है। बुनियादी तौर पे एविडेंस दो तरह की हो सकती है, ज़ुबानी शहादत और दस्तावेज़ी शहादत। जो दस्तावेज़ी शहादत है वो हम उसको कह सकते हैं जी कि बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस है, क्योंकि कानून ये कहता है जी कि इंसान तो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलते। आपने अपना केस अगर अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तैयार किया होगा, वो डेफिनेटली आपको केस जीतने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके। तो किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बतौर दस्तावेजी शहादत जो अदालत में काबिल कबूल होते हैं? बतौर दस्तावेजी शहादत जो है जी वो या तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप पेश करेंगे अपनी शहादत में। ओके, अगर आपके पास ओरिजिनल दस्तयाब नहीं है, गुम हो गया है या ज़ाया हो गया है, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट की नौयत ऐसी है कि वो आप अदालत में उसको नहीं ला सकते, या किसी और के कब्जे में आपके पास ओरिजिनल मौजूद नहीं है, फिर आप कोर्ट की परमिशन से उस डॉक्यूमेंट की सानवी शहादत दे सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं आप कोर्ट में। वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी हो सकती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड कॉपी भी हो सकती है, उसकी वो मैकेनिकली जनरेटेड फोटोकॉपी भी हो सकती है। ओके, नहीं आपने यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि कोर्ट की परमिशन से, ये थोड़ा सा टेक्निकल का आप वर्ड बताया, इसको जरा क्लियर करेंगे। कोर्ट की परमिशन से क्या, मैंने डॉक्यूमेंट देने, मैं तो डॉक्यूमेंट जब दे दूंगा उसके बाद तो दूसरी पार्टी इसको जरा में आती है, इस्तेमाल करती है, जरा करती है मेरे ऊपर, या कोर्ट की कोई आपको पहले से इजाजत लेनी पड़ेगी सानवी शहादत के लिए? जी, सानवी शहादत के लिए आपको कोर्ट की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेसिकली, एक प्राइमरी एविडेंस, एक सेकेंडरी एविडेंस। राइट, प्राइमरी एविडेंस जो डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ ओरिजिनल है उसको हम प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है कानून में। उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइन,
ठीक है ना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एक प्रूफ है, ओरिजिनल कोर्ट के सामने आपने पेश कर दिया। लेकिन जो सेकेंडरी एविडेंस है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि वो ओरिजिनल ही है, इसलिए आपको कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि जी हम ये डॉक्यूमेंट अपनी एविडेंस में लाना चाह रहे हैं, बट ड्यू टू सच एंड सच रीज़न ओरिजिनल हमारे पास नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस हो गया है या किसी ऐसे बंदे के कब्जे में है जो यहाँ पे उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, या इवन ये है कि जनाब ये डिफेंडेंट के कब्जे में है जिसके अगेंस्ट हम पेश करना चाह रहे हैं, उसके पोजेशन में है ओरिजिनल, और वो कोर्ट में नोटिस के बावजूद उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, फिर आप कोर्ट से परमिशन लेते हैं एप्लीकेशन देकर जी कि हमारे ये डॉक्यूमेंट है, ये सेकेंडरी एविडेंस हमारी एक्सेप्ट की जाए। फाइन। तो क्या किसी डॉक्यूमेंट की सादा फोटोकॉपी, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कच्ची कॉपी, जो कि सर्टिफाइड नहीं होती, अब हमारे पास अगर अवेलेबल ही सिर्फ वही है, ठीक है, तो क्या वो भी अदालत में काबिल कबूल है या फैसले पे असरअंदाज हो सकती है? वो डिपेंड करता है जी कि अगर तो वो डॉक्यूमेंट एडमिटेड है, अपोजिट पार्टी उसको एडमिट कर लेती है कि जनाब ये ओरिजिनल ही की कॉपी है, फिर वो पेश हो सकता है। लेकिन वो तो जरा में करेगी एडमिट, या उसके अपनी प्लीडिंग्स में भी एडमिट हो सकता है, क्योंकि जब हम सूट फाइल करते हैं या पिटीशन फाइल करते हैं, हमारे पास लॉ ये कहता है जी कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उसके साथ अपेंड करके कोर्ट के सामने रखना है अपना। राइट। सब्सिक्वेंट स्टेज पे अगर आपने ओरिजिनली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट आपने वो डॉक्यूमेंट अपनी प्लेंट के साथ या अपने केस के साथ अटैच नहीं किया, सब्सिक्वेंटली फिर आप ऑटोमेटिकली नहीं दे सकते कोर्ट में, फिर उसके लिए फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। लेकिन अगर आपने एक डॉक्यूमेंट दे दिया अपनी प्लीडिंग्स के साथ लगा के कोर्ट के सामने रख दिया, डिफेंडेंट आके उसको एडमिट कर लेता है कि जनाब ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओरिजिनल ही की कॉपी है, या ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ था ये उसी की कॉपी है, फिर वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में पेश किया जा सकता है। राइट। ये बड़ा अहम पॉइंट जो है आपने यहाँ पे रेज किया कि इस तरह की स्टेज भी बन जाती है अगर दूसरी पार्टी ने एडमिट कर लिया तो इसका मतलब कि वहाँ पे डिस्प्यूट ही खत्म हो गया, डिस्प्यूट खत्म हो गया, अब वो भी प्रूव करने की जरूरत खत्म हो, और इसका मतलब कि फैसले पर असरअंदाज होगी क्योंकि एडमिट हो चुका है। हो सकता है। बहुत अच्छी बात। बट एट द सेम टाइम ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उसको रिकॉर्ड पे लेके आती है या नहीं। राइट। एविडेंस जब हम डॉक्यूमेंट्री पेश करते हैं उसमें कोर्ट उसको मार्क कर लेती है। एक तो तरीकाकार ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या सेकेंडरी एविडेंस है, कोर्ट उसको एग्जिबिट लगा देती है। फाइन। नहीं, फिर एक प्रैक्टिस है, लॉ में ये कहीं प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनको एग्जिबिट नहीं करती वो उनको मार्क कर देती है। मार्क मीन्स के कोर्ट उनको हाईलाइट कर लेती है टू कंसिडर इट एट द लेटर स्टेज, एट द टाइम ऑफ फाइनल जजमेंट। ओके। जब वो एविडेंस को अप्रिशिएट करेगी कोर्ट, फिर वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उस मार्क शुदा डॉक्यूमेंट को कंसीडर करे, उसको कोई वेटेज देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो अब्दुल रज़ाक साहब ये बताएं कि दस्तावेजी शहादत जो है किसी भी किस्म की, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसको पेश करने का सही तरीका क्या है? कि इसके एक तो ये तरीकाकार है कि जब आप अपना केस फाइल कर रहे हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी एट दैट टाइम दे सकते हैं, आप उनकी कॉपीज साथ अपेंड कर सकते हैं। ओके। उसमें तरीकाकार ये है जी कि दो लिस्ट हम जो है वो कोर्ट में पेश करते हैं अपनी प्लेंट के साथ लगा के। एक को हम कहते हैं जी लिस्ट ऑफ रिलायंस, ओके, और एक दूसरी है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड। ओके। हमने जितने डॉक्यूमेंट्स अपने प्लेंट के साथ या अपने केस के साथ अटैच करने होते हैं वो हम सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड जो है उसमें मेंशन कर देते हैं। जो प्राइमरी है, जो प्राइमरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो या फोटोकॉपी भी इवन आपने देने हैं, या आप अपने शहादत में जो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं जो आपके पोजीशन में है, ठीक है, वो आप सारे उसमें मेंशन कर देते हैं। ओके। सेकंड है लिस्ट ऑफ रिलायंस। कोई ऐसा रिकॉर्ड जो आपके पास नहीं है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके पास नहीं है वो आप सारे उसमें मेंशन कर देते हैं कि जी मैं ये डॉक्यूमेंट्स सब्सिक्वेंट स्टेज पे प्रोवाइड करूंगा, इस वक्त मेरे पोजीशन में नहीं है लेकिन आ जाएगा, मैं इसको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। या ये जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर मैं रिकॉर्ड पे या डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा हूँ, मेरे पोजीशन में नहीं है, ये फलां बंदे के पोजीशन में है, ये लिस्ट ऑफ रिलायंस में आएगी, ये लिस्ट ऑफ रिलायंस में आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त। फिर सेकंड जब आपकी एविडेंस आती है, अगर आप प्राइवेट डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं अपनी एविडेंस में तो वो
जो पार्टी की स्टेटमेंट होगी ओरल एविडेंस, उसमें आप प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। ओके, यानी उसमें जिक्र करना जरूरी है उसका। उसमें आप वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट उनको एविडेंस में लिखेगी कि जी ये फलां डॉक्यूमेंट पेश किया गया, और उसको जो मार्क करेगी या एग्जिबिट को जो लगाएगी कोर्ट, वो उसका मेंशन होगा आपकी स्टेटमेंट के दौरान। सेकंड, अगर आप पब्लिक डॉक्यूमेंट पेश करना चाह रहे हैं, वो अगर वो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो आप पार्टी की स्टेटमेंट में भी उसको एग्जिबिट करवा सकते हैं। ओके। सेकेंडली, आप उसको जो काउंसिल की स्टेटमेंट है, जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है, जिसमें हम कहते हैं जी कि हम अपनी ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंक्लूड कर रहे हैं, बिल्कुल, उस स्टेटमेंट से पहले भी आप उसको काउंसिल की स्टेटमेंट में भी एग्जिबिट करवा सकते हैं, पेश कर सकते हैं कोर्ट में। यानी कि जब वो स्टेटमेंट दी जाती है कि अब ये शहादत मैं मुकम्मल करता हूँ, दस्तावेजात में दे चुका हूँ, दस्तावेजी शहादत की एक स्टेज जो आती है, ये फलां डॉक्यूमेंट्स में पेश करके अपनी ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक बंदे ने को जो है वो नहीं समझ थी लिस्ट ऑफ रिलायंस की, और दूसरी लिस्ट आपने कौन सी बताई? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड। डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड की, ठीक है। तो अब उसको डिफरेंशिएट वो नहीं उसको समझ थी, उसने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जो जो उसके पास से, जो हमारे एक तरीके का जो प्रैक्टिस रूटीन में चल रही नॉर्मली, और अब जो डॉक्यूमेंट्स दावे के साथ लगा दिए या जवाब दावा के साथ लगा दिए। सादा सा सवाल कर रहा हूँ कि जितने सफ़े मैंने लगा दिए एज एन एविडेंस जो मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंट हैं, क्या कोर्ट आज खुद उसे दस्तावेजी शहादत में शुमार कर लेगी, या जब तक मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा कि लिस्ट ऑफ रिलायंस में कौन सा जा रहा है और ये प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तब तक जो है वो कोर्ट में उसको नहीं करेगी हर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट? हमारा जो है ना जी, लॉ में जो ये चलता है कि आपने जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट साथ अटैच करनी है। फाइन, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्लीडिंग्स हैं, दैट डज नॉट इक्वेट टू द एविडेंस। वो आपकी एविडेंस कंसीडर नहीं होगी। यानी एविडेंस आपकी प्लीडिंग्स कंप्लीट होने के बाद कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगी। इश्यूज फ्रेम होने के बाद आपको कहेगी कोर्ट के जी विद इन 7 डेज आप अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें। ओके। लिस्ट ऑफ विटनेसेस में पहले ये लॉ था कि जी जो आपने विटनेसेस कोर्ट के ज़रिए तलब करने हैं सिर्फ वो लिखने हैं। फिर उसमें चेंज आ गई, साकिब निसार साहब की एक जजमेंट आ गई 2013 में कि नहीं, आपने जितने भी विटनेसेस कोर्ट में पेश करने हैं सबके नाम देने चाहे ज़रूरी हैं, चाहे वो आपके प्राइवेट विटनेसेस हैं या आपके सरकारी किसी महकमे से डिपार्टमेंट का आपने कोई रिकॉर्ड तलब करना है तब भी। लेकिन फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि नहीं, सबके नाम देना ज़रूरी नहीं है, जो विटनेसेस आप कोर्ट में ले आए वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। कोर्ट बाउंड है कि उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। जो आपने थ्रू कोर्ट समन करवाना है रिकॉर्ड, उनके नाम आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस में देंगे। प्राइवेट विटनेसेस आपको कोई भी कर सकते हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं कोर्ट में, वो आपने ड्यूरिंग स्टेटमेंट ऑफ द पार्टी और ड्यूरिंग स्टेटमेंट ऑफ द काउंसिल, ओके, वो आप पेश कर सकते हैं। प्लीडिंग के साथ जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर दिए हैं, कोर्ट उनको एविडेंस कंसीडर नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग गलती खाते हैं, वो समझते हैं कि हमने अब दावा एक दायर कर दिया ना, या हमने जवाब दावा दे दिया, हमने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, तो बस हमारे सारे सबूत जा चुके हैं कोर्ट के पास। तो ये आम एक तासुर है, इसका मतलब कि ये तासुर तो गलत हुआ ना जी, वे गलत। जब तक आप उसको आएंगे नहीं और एग्जिबिट नहीं कर रहे प्रॉपर चीज़ों को। तो ये भी हो सकता है कि जैसे अब लिस्ट ऑफ रिलायंस में मैंने कॉपीज दे दी, मैंने कहा कि जी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अब दस्तावेजी शहादत की जो स्टेज आएगी, जब जाहिर सी बात है उसको जज ने मुकम्मल करना है ना, अब मुझे मौके भी मिल गए उसके अंदर, अब मैं उस वक्त तक उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर सका फॉर सम रीजन, कोई भी वजह बनी, तो क्या वो मेरे पास आखिरी मौका है अपनी शहादत को मुकम्मल करते हुए मुझे उससे पहले पहले देना है? जब मैं मुकम्मल कर दी उसके बगैर, तो इसका मतलब है कि अब वो मैं आगे चल के नहीं ला सकता। चलिए, इसमें दो सूरतें बनती हैं। ओके। एक तो ये है कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो आपके पोजेशन में थे, जिनका आपने जिक्र किया अपनी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड में, वो आपने दे दिए। दूसरा, आपके जो लिस्ट ऑफ रिलायंस हैं उसमें आपने मेंशन कर दिया जी कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन मैं एट द टाइम ऑफ एविडेंस इसको बाद में पेश करूंगा, इनिशियल स्टेज पे पेश नहीं किया। ओके। वो अगर आपने उसमें लिस्ट ऑफ रिलायंस में मेंशन कर दिया, फिर आप उसको ड्यूरिंग एविडेंस पे प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन ये आ जाती है जी कि वो डॉक्यूमेंट आपने लिस्ट ऑफ प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं लिखा, आपने लिस्ट ऑफ रिलायंस में भी नहीं लिखा,
क्योंकि उस वक्त वो डॉक्यूमेंट आपके इल्म में नहीं था। बिल्कुल ठीक है। एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज आपके नॉलेज में आ गया, फिर आप कोर्ट को जो है एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, ओके, इसके बगैर जस्ट एंड प्रॉपर डिसीजन पॉसिबल नहीं है। बट एट दैट टाइम जब मैंने सूट फाइल किया ये मेरे नॉलेज में नहीं था। ओके, अब मेरे नॉलेज में आ गया, उसमें सोर्स ऑफ नॉलेज डिस्क्लोज करना जरूरी है। अब मेरे नॉलेज में आ गया क्योंकि ये डायरेक्टली रेलेवेंट है कॉज ऑफ एक्शन से, इसलिए अब मुझे आप परमिशन देंगे मैं ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकूं। और ये स्टेज कभी भी आ सकती है? ये स्टेज किसी वक्त भी आ सकती है। ठीक है। बिफोर द फाइनल जजमेंट आप ये एप्लीकेशन किसी वक्त भी दे सकते। तो वैसे मेरे पास जो आखिरी मौका है वो दस्तावेजी शहादत की स्टेज ही है, जब मेरे काउंसिल ने स्टेटमेंट दे दिया जी कि भाई मैं अपनी शहादत मुकम्मल करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं वहां तक अपना कर चुका हूँ, जो कुछ मैंने जमा करवाना था अब वो मैं दे चुका हूँ। नहीं, लेकिन इसमें अगर वो डॉक्यूमेंट अपनी एविडेंस क्लोज करने के बाद आपके नॉलेज में आया है, हाँ वो तो आपने मुझे सोल्यूशन बता दिया ना, वो आप वहाँ पे भी दे सकते हैं, इवन कि आप एप्लेट स्टेज पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। फाइन। तो ये बताइएगा कि दस्तावेजात फाइल के साथ नथी करने लगाने, जैसे लोग लगा देते हैं जी, कॉपीज लगा दी इतनी सारी, और एक जो टेक्निकल टर्म जो यूज होती है कानून की, एग्जिबिट करना, ठीक है। आम अल्फाज में समझाएं कि एग्जिबिट करना और ये साथ लगाने में कोई फर्क है, या मैंने फाइल कर दिया, प्रॉपर लिस्टिंग भी प्रॉपर कर दी, सब कुछ कर दिया, वो एग्जिबिट हो गया, या वो खुद ब खुद एग्जिबिट हो जाएगा, या एग्जिबिट मुझे करना पड़ेगा, जज को दिखाना पड़ेगा, या उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी चीजें, क्या होगा? हम जब फाइल करते हैं ये सूट या कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट हम लगाते हैं इनिशियल स्टेज पे हमको कहते हैं जी कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं फाइल के साथ। एग्जैक्टली यही वर्ड इस्तेमाल होता है वहाँ। ठीक है जी। जो एग्जिबिट का वर्ड है वो हम उस वक्त लगाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी एविडेंस में वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने इन सपोर्ट ऑफ आवर कंटेंशन। जनाब ये हमारी कंटेंशन है, उसको ये डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है, ये जनाब हम आपको कोर्ट की कंसिडरेशन के लिए इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। उस वक्त कोर्ट उसको एग्जिबिट लगा देती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मोस्टली एक से ज़्यादा होते हैं, वो एग्जिबिट 1, 2, 3 या एग्जिबिट ए बी सी, ड्यूरिंग एविडेंस जो हम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं उनको एग्जिबिट लगाया जाता है। जो हम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग लगाते हैं वो हम सिर्फ अटैचमेंट उनकी है। तो वो अटैचमेंट को ऑर्डर में मेंशन करना जरूरी है? जज साहिबान करते हैं अटैचमेंट को मेंशन जरूरी करते हैं? हाँ करते हैं, वो शुरू की स्टेज में कर देते हैं, इनिशियल स्टेज पे करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज और भी है कि क्या अब कानून में कोई इस हवाले से भी पाबंदी है कि अगर रिटन स्टेटमेंट जो है, जैसे अब फैमिली केसेस के अंदर रिटन स्टेटमेंट आती है, सॉरी रिटन स्टेटमेंट तो हो गई वो जवाब दावा, आप चलें विटनेस की स्टेज पे, कि वो भी तहरीरी शक्ल में शहादत होती है, जुबानी शहादत नहीं होती। अच्छा। तो वो एक एफिडेविट के ऊपर लिख के दे रहे होते हैं। तो क्या कानून में कोई ऐसी पाबंदी भी है कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया ही नहीं है अपनी शहादत में, आप उसे जाके एग्जिबिट कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन? मैं उस केस की बात नहीं कर रहा कि मुझे मजबूरी थी, यानी कि मेरे इल्म में नहीं था ये डॉक्यूमेंट, मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में थे, जो मैंने साथ लगाए हैं, जिनकी कॉपीज लगाई हैं, लेकिन मैंने उसको अपनी तहरीरी शहादत में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि मेरे पास ये मौजूद है, और मैं आगे चल के दस्तावेजी शहादत में कह रहा हूँ कि ये ले जनाब डॉक्यूमेंट लगाएं। इसमें सिचुएशन ये है कि अगर तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ओके, और आपने उसको अपनी स्टेटमेंट में या अपनी प्लीडिंग्स में उसका जिक्र नहीं किया, तो फिर आप उसको ऑल ऑफ अ सडन प्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में। लेकिन अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो फिर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट को किया जा सकता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट को किया जा सकता है। तो जाहिर है फिर अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट की सूरत में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो फिर उसका जवाब भी आएगा, फिर अगली जो पार्टी है वो भी उस पर एतराज उठाएगी, और फिर वो सारी चीजें आपको फेस करनी दूसरी पार्टी को नोटिस देगी, उनका मौक़िफ़ लेगी, उनको सुनेगी, फिर उसके बाद डिसाइड करेगी कि आपको परमिशन देनी है या नहीं देनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब ये बताएं कि ये जो हमारे यहाँ जितनी भी प्रैक्टिस चल रही है पाकिस्तान के अंदर, अब वाकिफ है इतने सालों से जो है वो वकालत कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारी दस्तावेजी शहादत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता लगाने का, यानी कि हमारे गलत तरीके हैं या गलत प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, ये वो क्या चीज़ें हैं ऐसी?
तो जो बेसिक चीज़ है ना जी वो ये है कि आप इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन पर रिलाई करें। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो तो आपको किसी सूरत भी नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा देते हैं जो आपके मौक़िफ़ को डिनाई कर रहे हैं तो वो फिर सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई ख़राब नहीं करेगा, आपका पूरा केस ही उड़ा के रख देगा। और जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट्स को लगाने का तरीक़ेकार, क्या इसमें भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लगाने से आपका गैर मौसर हो जाती है एविडेंस, कोई फ़ायदा नहीं होता उसको? बिल्कुल हैं जी। अब ये जो मैंने 2 लिस्टों का ज़िक्र किया अभी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड और लिस्ट ऑफ रिलायंस इसके वैसे उर्दू में क्या कहते हैं यहाँ पर आम ज़ुबान में जो फार्म चलते हैं? सर उसको जो हमारी लीगल लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं जी 13, 1 और 7, 14 फ़र्द इन्हिसार और फ़र्द दस्तावेज़ात। बिल्कुल ठीक है, दस्तावेज़ात की फ़र्क वो तो अलग है, लेकिन ये निसार वाली जो आप बात करें ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ठीक है। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं जी अपने कंटेंशन की सपोर्ट में, अपने एविडेंस में, वो सारे उनमें मेंशन करना ज़रूरी है। और अगर आपके पोजेशन में नहीं है तो लिस्ट ऑफ रिलायंस या फ़र्द इन्हिसार जो है उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ उसका जो है ना थर्ड कॉलम, उसमें कंप्लीट डिटेल उसका देना ज़रूरी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट का है, किसके पोजेशन में है और किसके थ्रू आप इसको कोर्ट में समन करवाना चाहेंगे। यानी कि मैं समझता हूँ कि अगर फलाने शख्स की पोजेशन में ये है तो मैं कोर्ट कहूँगा कि आप उसको समन करें, उसको समन करें, चाहे वो पार्टी ना हो उस केस की। अच्छा, इवन देन चूंकि वो रिकॉर्ड आपके केस से रेलेवेंट है। प्राइवेट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट जो है उसको आप फर्द इन्हिसार के सेकंड कॉलम में मेंशन करेंगे। ओके। उसके 3 कॉलम है फर्द इन्हिसार के। जो सबसे पहला है उसमें आपने वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं जो आपके पोजेशन में है। ओके। सेकंड में आपने वो मेंशन करने हैं जो आपके पोजेशन में हैं लेकिन अभी आप अटैच नहीं कर रहे, उसको एट द टाइम ऑफ एविडेंस आप उसमें प्रेजेंट करेंगे। थर्ड कॉलम है उसमें आपने वो डिटेल देनी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसके पोजेशन में है, वो चाहे प्राइवेट है या पब्लिक है, कुछ भी है, वो आपने मेंशन करने हैं और उसकी डिटेल देनी है और किसके ज़रिए समन करवाना है वो भी आपने लिखना है उसमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्राइमरी एविडेंस जिसका मैं बना रहा हूँ, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैंने ठीक है उसको लिस्ट ऑफ रिलायंस में डाल दिया कि मैं अभी कॉपीज लगा रहा हूँ इसकी, लेकिन जब अदालत तलब करेगी या जो भी है मैं स्टेज पे लेटेस्ट स्टेज पे जाके इसको प्रेजेंट करूंगा, एग्जिबिट करूंगा। तो एग्जिबिट करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा बल्कि वो डॉक्यूमेंट मुझे कोर्ट के हवाले करना पड़ेगा और कोर्ट फाइल में लगाएगी। कोर्ट फाइल में ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि मैं कहूँ कि जनाब ये जज साहब को दिखा दूंगे ये मैंने कॉपीज लगाई हुई, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप नजरसानी फरमा लें और वो देखकर जो है मुझे वापस कर देंगे। नहीं, ये पॉसिबल है। पॉसिबल है? पॉसिबल है। वो किस तरह है कि कोर्ट जो है वो ओरिजिनल उसको एग्जामिन करती है। ओके। जो कॉपी कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है उसके साथ उसको कंपेयर करती है कोर्ट। ओके। और उसके ऊपर नोटिंग दे देती है फोटोकॉपी पे, जी ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंट नेचर की, जिनको फौरी वापसी की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके। या कोर्ट ये कंसिडर करती है जी कि इस डॉक्यूमेंट का फाइल के साथ अटैच करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या ख़तरे से खाली नहीं है। कोर्ट ओरिजिनल, लेकिन ओरिजिनल प्रेजेंट करना ज़रूरी है। कुछ भी हो सकता है, सरकारी रिकॉर्ड भी हो सकता है कि वो लेकर आया उसके आप देख लें, एग्जामिन करके वापस कर दें। ऑफिशियल रिकॉर्ड हो सकता है, जैसे पार्टी जो है उसने ट्रैवल करना है अपना, वो पासपोर्ट उनका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो दिखा के कोर्ट उसको ओरिजिनल सीन रिटर्न करके वापस कर देती है। पॉसिबल है लेकिन हर सूरत में नहीं, एक्सेप्शनल सूरत हाल में सिर्फ। और मेरे ख्याल से बचना भी चाहिए, अब अर्जेंसी ना हो तो देने चाहिए ओरिजिनल जो है वो कोर्ट नॉर्मली, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिसीजन उन्हें वो सारे देखने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि जो दस्तावेजी शहादत है ये फॉरेंसिक भी एक वर्ड हम ये इस्तेमाल करते हैं जी, तो किस तरह की शहादत के लिए ये फॉरेंसिक की ज़रूरत जो है वो पेश आती है? इसमें 2 सूरतें बनती हैं जी। एक तो ये है कि अगर तो जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं कोर्ट में वो एडमिट हो गया, उस पर कोई डिनाइल नहीं है उसकी एग्जीक्यूशन का, ओके, फिर तो वो कोर्ट उसको एज इट इज़
कंसिडर करेगी जी कि ये बिल्कुल ठीक है, आपका काम ही खत्म हो गया क्योंकि आपने एडमिट करवा लिया आगे से, ठीक है, वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्प्यूट हो जाए, उसकी एग्जीक्यूशन डिस्प्यूट हो जाए, जैसे हमारे सेल एग्रीमेंट्स हैं या सेल डीड्स हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर दोनों पार्टीज के होते हैं, थंब इम्प्रेशंस होते हैं, एग्जीक्यूटर या जो परचेजर या सेलर दोनों में से कोई एक जो है वो डिनाई कर दे कि जनाब ये मेरे सिग्नेचर नहीं है या मेरे थंब इम्प्रेशन नहीं है, फिर कोर्ट जो है वो उस डॉक्यूमेंट का फॉरेंसिक ऑडिट करवा सकती है। ओके, कोर्ट खुद भी डिसाइड कर सकती है कि ये इसकी ज़रूरत है फॉरेंसिक ऑडिट की या नहीं। आप एप्लीकेशन दे के भी कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब इसका चूंकि डिनाइल आ गया, आप इसका फॉरेंसिक ऑडिट करवा रहे हैं। बट अगेन ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट खुद भी मुलाहिजा कर सकती है ये डिनाइल जो है ये किसी सॉलिड बेसिस पे है या इवेसिव डिनाइल है। अगर इवेसिव डिनाइल होगा फिर कोर्ट उसको फॉरेंसिक ऑडिट के लिए नहीं भिजवाएगी। लेकिन अगर उसको डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट की सूरत में नॉर्मली कोर्ट उसको भिजवा देती है फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। और इसका मतलब ये भी तो है ना कि अगर एक पार्टी जिसके हक में वो डॉक्यूमेंट है उसका मान तस्लीम किया जाना, तो इसका मतलब है कि ये उसके लिए अब एक स्टेज है कि वो क्विकली इस चीज को फॉलो करे कि अगर डिनाइल आया है तो वो फिर इंतजार में ना बैठे, वो करे उस पर एक्शन लेके और एप्लीकेशन दे कि जनाब ये बंदे ने डिनाई कर दिया, इस पर डिनाइल आ गया तो फॉरेंसिक के लिए इसकी इजाजत दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप एक्शन ही नहीं ले रहे, इसके ऊपर खुद ही नहीं ले रहे हम, तो वो तो फिर तो आपका मतलब है कि आप उनके डिनाइल को एडमिट कर रहे हैं। हाँ, ये भी बात आपकी सही है, मैं एग्री कर रहा हूँ उनके डिनाइल से, क्योंकि मुझे तो कोई इतराज ही नहीं है, मैं फॉरेंसिक भी नहीं चाह रहा, मैं तो कोई शोर मचा ही नहीं रहा। उन्होंने कह दिया जी कि ये मेरे नहीं है, आपने मान लिया, अगर आपने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो, और फिर ये आखिर में जाके ऑर्डर में मेरे लिए ही नुकसान दे, बिल्कुल आपके अगेंस्ट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये दस्तावेजी शहादत की जो तस्दीक है, ठीक है, अभी हमने फोरेंसिक की बात कर ली, क्या कोई और भी तरीका है? एक तो हमने फोरेंसिक की बात कर ली, एक हमने कहा कि एडमिट हो जाए अगर दूसरी पार्टी की तरफ से, फिर भी काम खत्म हो गया। क्या कोई और भी तरीका है इसकी तस्दीक करवाने का दस्तावेजी शहादत की? जी, इसकी वेरिफिकेशन जो इसके हो सकती है कि डॉक्यूमेंट किस नेचर का है कि बहुत बल्क में है, ओके, प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता कोर्ट में, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट है, कोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट से उसकी वेरिफिकेशन करवा सकती है कि आप बताएं ठीक है या नहीं, ये भी पॉसिबल है। तो उसके लिए फिर इसका मतलब है कि कोर्ट को दरखास्त देनी पड़ेगी, कोर्ट को दरखास्त, कोर्ट डायरेक्शन देगी तो फिर होगी, इटसेल्फ भी वेरिफिकेशन के लिए भिजवा सकती है, कोर्ट को एप्लीकेशन पे भी दे सकते हैं। तो आप अपने ही डॉक्यूमेंट्स की शहादत जो तस्दीक के लिए भी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये वेरिफिकेशन के लिए जो है आप अलाउ करें। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसकी वेरिफिकेशन मैं डायरेक्टली नहीं करवा सकता, किसी इदारे ने वो जारी किया हुआ है, अब वो सीरियस नेचर का डॉक्यूमेंट है, तो फिर इसका मतलब मैं कोर्ट के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ कि कोर्ट जो है मुझे अलाउ करे। आपने सेल डीड आपकी फेवर में मौजूद है, ओके, जो उसका एग्जीक्यूटर है, ये सेलर है, वो कहता है जी मैंने नहीं की, डॉक्यूमेंट तो बेसिकली आप ही का है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि जनाब चूंकि इन्होंने एक डिनाई कर दिया, लिहाजा अब आप इस डॉक्यूमेंट की जो है वो वेरिफिकेशन करवाएं थ्रू फोरेंसिक ऑडिट। फाइन। अच्छा, ये फोटो और वीडियो शहादत, आजकल तो आप बताएं इंटरनेट का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है, तो इसका जो है वो तरीकाकार क्या है, ये किस तरह पेश की जाती है कोर्ट के अंदर? इसमें जो है ना जी, सिचुएशन 2002 से पहले तक तो ये थी कि जो हमारे वीडियो या ऑडियो या जो हमारे फोटोज हैं ये एविडेंस में एडमिट नहीं होती थी, तस्वीरें किसी हद तक हो जाती थी, लेकिन ऑडियो वीडियो को वेटेज नहीं दी जाती थी। 2002 में हमारा आया जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस 2002 में, उसके बाद कानून शहादत में भी अमेंडमेंट की गई। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रिंट आउट एडमिसिबल इन एविडेंस है और एज द प्राइमरी एविडेंस। अच्छा, सिर्फ प्रिंट आउट उसका? सिर्फ प्रिंट, तो सर वो तो फोटो एडिट भी हो सकती है। हाँ, उसमें कंडीशंस हैं साथ के, जो जिस सिस्टम से उनसे वो कहते हैं जी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, उसके ज़रिए अगर डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट किया गया है और एट दैट टाइम उसका सिक्योरिटी सिस्टम जो था वो इंटैक्ट था और इन वर्किंग ऑर्डर था, तो फिर उसको एज अ प्राइमरी एविडेंस जो है वो एडमिट किया जाएगा, अनलेस
कि थ्रू कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस उसको रिवर्ट कर दिया जाए कि नहीं जनाब ये डॉक्यूमेंट जो है वो टेम्पर्ड है या मॉडिफाइड है। तो अब मैं अगर ही खुद ही कोई दावा किया, मैं भी दावा करने वाला हूँ और मैंने ही कोई फोटोज और वीडियोस देनी है जी, तो क्या मुझे उसकी फॉरेंसिक करवा लेनी चाहिए पहले से ही, या बस अभी लगा दिया जब कोई एतराज आएगा फिर फॉरेंसिक की स्टेज है? प्राइवेटली फॉरेंसिक जो है ना वो कोर्ट पे इसको वेट नहीं देती। अच्छा, ये भी है कि अगर मैं प्राइवेटली करवा रहा हूँ तो उसकी वेटेज नहीं कोई है? वेटेज नहीं है उसकी। फॉरेंसिक ऑडिट की वेटेज सिर्फ उसी की है जो थ्रू कोर्ट या थ्रू ऑफिशियल ऑर्डर किसी अथॉरिटी के ऑर्डर से हो। और वो जो हमारी लेबॉर्ट्री है पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री अथॉरिटी, वहाँ से प्राइवेटली अगर आप करवाते हैं किसी प्राइवेट इदारे से उसकी कोई वेटेज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं कोई बंदा पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करवा सकता? ये पंजाब फॉरेंसिक जो लेबॉर्ट्री है नहीं करवा पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करते, ये कोर्ट ऑर्डर पे ही है। कोर्ट ऑर्डर पे होता है। तो ये तो फिर सारा कुछ डिपेंड करता है कि जो शख्स वो दस्तावेज पेश कर रहा है, वो फोटोज हैं, वीडियोज हैं या ऑडियोज हैं, कि वो कितना मजबूत उस पर स्टैंड लेता है, कितना अच्छा आर्गू करता है कि क्यों जरूरत है इसकी फॉरेंसिक करवाने की और ये केस को किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है। तो फिर ही रीजंस देंगे कोर्ट को, तो फिर कोर्ट अदरवाइज उसकी फॉरेंसिक नहीं हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि उसकी फिर वेटेज ही कोई ना होगी उस एविडेंस की। अगर एडमिट भी नहीं होता तो सिर्फ डिनाई भी हो जाता। नहीं, जरूरी नहीं है। कोर्ट दिखेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है या इंटरनेट का कंटेंट है या कोई ईमेल है या आपका व्हाट्सएप मैसेज है या एसएमएस है, ये अगर तो ऑथेंटिक है तो फिर कोर्ट उसको नहीं भिजवाएगी, जरूरत नहीं है फिर उसको भिजवाने के लिए। ओके, फिर तो कोर्ट उसको डेफिनेटली कंसीडर करेगी, क्योंकि लॉ में लिखा गया कि जनाब इसको आज प्राइमरी एविडेंस आपने कंसीडर करना है। बिल्कुल ठीक है। तो इसको प्रेजेंट कैसे, मैं एग्जिबिट कैसे करूंगा इसको, फोटो या वीडियोस या ऑडियोज को? ऑडियोज जो और वीडियोज जो हैं वो तो डेफिनेटली आप उसको किसी ना किसी डिवाइस के जरिए ही कोर्ट में प्रोड्यूस, कोर्ट को दिखाएंगे, जज साहब को दिखाएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे। आप उनका जो है क्या कहते हैं जी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज या डीवीडी, उस पर रिकॉर्ड करके वो आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे कि जनाब ये है, और वो भी उसी तरह मार्क हो जाएगा और उसी तरह एग्जिबिट हो जाएगा, उसी तरह होगा। बल्कि मैं ये भी बता दूं कि इसमें कोर्ट ने एक ये भी सहूलत दी है कि जो लोग इन पर्सन कोर्ट में नहीं आ सकते, जी, वो वीडियो कॉल पे आ जाए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पे वो रिकॉर्ड कर लेती है कोर्ट, एविडेंस उनकी स्टेटमेंट होती है। हाँ, वो भी तो जा रही ना, अगर वो मीडियम में बैठा हुआ है वहाँ से उसको स्काइप के जरिए या व्हाट्सएप पे या किसी भी मीडियम से उसको ऑनलाइन लेके वीडियो, ऑडियो नहीं, वीडियो पे उसकी वो सारी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार कर लेते हैं। ओके, ठीक है। और वो डीवीडी पे रिकॉर्ड करके वो कोर्ट फाइल के साथ अटैच कर दिया जाता है। वीडियो या ऑडियो जो भी हैं वो आप डीवीडी पे उसको रिकॉर्ड करें, उसको आप कोर्ट में प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज किया कि मेरे पास कोई दूसरी पार्टी के खिलाफ ऑडियोज, वीडियोज या फोटोज मौजूद हैं, तो पहली मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं जिरा के अंदर उनसे मनवाऊं। अगर उसमें एडमिट कर लेते हैं फिर तो मेरा मसला ही खत्म हो गया। अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसको अपनी एविडेंस में आप प्रोड्यूस करेंगे। और अगर मैं मुद्दा अलई हूँ, मेरी तो स्टेज बाद में आ रही है। आपकी स्टेज बाद में आ रही है, लेकिन आपने उसको अपनी एविडेंस में पेश करना है। उनकी जो प्लेंटिफ पे अगर आप करते हुए कर रहे हैं जरा, उसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कन्फ्रंट करवा सकते हैं कोर्ट के सामने कि ये वीडियो है जनाब, ये देखें, ये आप ही हैं। अब हो सकता है अगला कुछ ना कुछ तो देगा ना आंसर, वो डिनाई करता है तो फिर मेरे पास एक और ऑब्जेक्शन आ गया कि जी आप इसकी फॉरेंसिक करवा दें। और अगर वो एडमिट कर लेता है फिर मेरा तो मेहनत खत्म हो गई, और उसने क्योंकि एडमिट कर लिया तो इसका मतलब है कि आप मैं अपनी एविडेंस में भी जाके दूंगा, वो उसकी एक ग्राउंड बन गई मेरे पास। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बाकी ये ईमेल, सोशल मीडिया की चैट है या जो भी इंटरनेट के जरिए से गुफ्तगू है, वो आपने कहा कि उसका प्रिंट आउट भी एज अ प्राइमरी एविडेंस कंसीडर होगा, ठीक है, अनलेस कि कोई उसकी फॉरेंसिक जो है ना जी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जो उसकी डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 सबसेक्शन O, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है जी कि ये जो ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारे उसमें इंक्लूड करते हैं और ये सारे एज ए प्राइमरी एविडेंस होंगे ये सारे। और जो फोटोज होती हैं उसका भी प्रिंट चल सकता है? उनका भी प्रिंट चल सकता है, उसको डीवीडी में देने की जरूरत नहीं है, उसके तो वो कलर प्रिंट ही होना चाहिए, कलर प्रिंट चलेगा उसका।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बड़ा अहम सवाल कि ये तो हमने सारी बातें कर ली कि हम क्या क्या एहतियात करें अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको पेश करने के लिए जी। लेकिन अब यही इसको अब केस को रिवर्स कर लें कि दूसरी जो पार्टी है उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी है, वो किसी भी तरह से थी, वो चाहे उसने वो डॉक्यूमेंट्स लगाए, चाहे उसने कोई वीडियो फोटोज या जो भी कुछ दिया उसने, अब उस पर एतराज़ जो है उठाने के मेरे पास कौन कौन से स्टेजेस हैं और क्या तरीके जो है वो लगाए जा सकते हैं इसके लिए? इसमें ये जी जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड हैं या अटैच्ड हैं ओके प्लीडिंग्स के साथ, जब आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी है, ओके, आपने देयर एंड देन उन डॉक्यूमेंट्स को, उनका क्रेडिट जो है वो आपने शेक करना है अपनी प्लीडिंग्स में। नहीं कि कैटेगोरिकली मुझे एक एक डॉक्यूमेंट उनका मेंशन करना है, मेंशन कि इसमें ये खराबी है, मेरा ये एतराज़ है इसके ऊपर, वो सारे आपने मेंशन करने। फिर जब एविडेंस में वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में एग्जिबिट करवाने, उस वक्त भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जनाब ये डॉक्यूमेंट रेलिवेंट नहीं है, इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड नहीं आ सकता, या जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट को वो इसका क्रिएटर नहीं है। ओके, या ऑडियो या वीडियो है, ये जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है ये इसका रिकॉर्डर नहीं है, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं की, ये डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूटर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब दूसरी मुखालिफ जो पार्टी है वो जब अपनी दस्तावेजी शहादत को मुकम्मल करने के में है और वो आके डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट करवा रही है एक एक करके, तो इसका मतलब कि फिर मेरे पास अख्तियार है कि मैं उसी वक्त ही जो भी करना है मैं ऑब्जेक्शन करूं, वो उस वक्त भी करूं। बिल्कुल उस वक्त ही हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस देखी गई है कि वो बॉदर कोई नहीं करता, बट ठीक है जी पाजी देन दो, जो कुछ भी दे रहे हैं बात देखी जाएगी, लेकिन मेरे घर ये नॉन प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, नॉन प्रोफेशनल है, और हर डॉक्यूमेंट जो है उसको बड़ा देखभाल के रिकॉर्ड पे आने की परमिशन देनी चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है या डॉक्यूमेंट में कोई खराबी है, वो एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। ओके और अगर फर्ज करें कि कोर्ट ही मेरी ऑब्जेक्शन को अहमियत नहीं दे रही, अब मैं सीरियस नेचर का उठा रहा हूँ कोई ऑब्जेक्शन और वाकई उसमें वो प्रॉब्लम है और मैं उसके कन्फ्रंट करते हुए, अभी शहादतों में कन्फ्रंट मैंने नहीं किया, जो है मैं जिरा में मैंने किया भी है, कन्फ्रंट किया है, ठीक है, उसके बावजूद मैं उस पर इतरार उठा रहा हूँ कि जनाब ये देखें ये डॉक्यूमेंट जो पेश कर रहे हैं इसमें ये खराबी है और इसका ये सबूत है मेरे पास, तो जज साहब उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अगर फर्ज करें, तो फिर मेरे पास क्या है? सूरत में हम ये करते हैं जी कि हम कोर्ट से कहते हैं कि जनाब आप हमारा ऑब्जेक्शन जो है वो इन राइटिंग रिकॉर्ड पे ले आएं, उसी वक्त ले आएं, उसी वक्त लेके आएं जब आपका ऑब्जेक्शन कोर्ट ने, जब आपने ऑब्जेक्शन रेज किया कोर्ट में, कोर्ट उसको कंसीडर नहीं कर रही, हम कहते हैं कि जनाब हमारा ये ऑब्जेक्शन इन राइटिंग रिकॉर्ड पे ले आएं और फिर साथ ही क्लोज करें कि जो शहादत खत्म कर देयर एंड देन डिसाइड कर दें, या वो नॉर्मली कोर्ट्स ये भी कहती हैं जी कि हम फाइनल जजमेंट के टाइम पे इसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन आपका चूंकि ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पे आ जाए फिर आप उसको सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं कि जनाब हमारा ये ऑब्जेक्शन था लेकिन कोर्ट ने इसको कंसीडर नहीं किया, जबकि हमारा ऑब्जेक्शन जेन्युइन है और डॉक्यूमेंट्स के ये कंटेंट्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी ही प्रैक्टिस चलती है कि आपने जिरा में भी कन्फ्रंट किया, आपने बताया, आपने जब एग्जिबिट कर रही थी मुखालिफ पार्टी, आपने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन रेज किया, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट है या कुछ और है, अब उस दौरानिये में क्या कर दी अगली पार्टी के, वो ऑब्जेक्शन तो हो रहा है, आप कोर्ट में कंसीडर नहीं हुआ वो ऑब्जेक्शन और वो इन राइटिंग भी नहीं आया, कोर्ट ने उसको इन राइटिंग नहीं लिखा कहीं पर, अब वो पार्टी उसकी दरखास्तें दे के उसकी तस्हीह करवा लेगी, कुछ ना कुछ अगर पॉसिबिलिटी हो वो तस्हीह करवा के और फिर कुछ कोशिश करेगी कि वो तस्हीह करवा के वो जो है ना किसी तरीके से जो है ना उसको वो लगा दे, या यूं कह लें कि अब चूंकि उसकी आखिरी स्टेज है एग्जिबिट करने की तो वो तस्हीह शुदा को कर रही है। एतराज हमने उठाया था जवाब दावा में, नहीं आप उसको एतराज जो है वो जवाब दावे में भी लेंगे, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस भी लेंगे, ठीक है, जब वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे अपनी एविडेंस में, एट दैट टाइम आपने ऑब्जेक्शन लेना है कि जनाब ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता, कोर्ट कहे जी हो सकता है, तो उनसे कहें जी कि जनाब ये मेरा ऑब्जेक्शन जो है इसको इन राइटिंग ले आए और डिसाइड कर दें। ओके बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये तो बात हम जिक्र कर चुके हैं कि मुद्दाले की जानिब से या मुद्दई की जानिब से जो डॉक्यूमेंट जो है उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है जब वो दे रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं जी। तो अब जो मुखालिफ फरीक की आप जिरा कर रहे हैं
उन्होंने जो है उन्होंने शहादतें दे दी हैं, अब आप जिरा कर रहे हैं। तो जिरा जो है वो करने का क्या बेहतरीन तरीका है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की मैं हद तक बात कर रहा हूँ कि आपको कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो देखने चाहिए कि आपने यहाँ यहाँ जो है इस पे जिरा लाजमी करनी है, इन फोटोज की करनी है, वीडियोस की करनी है, या कोई डॉक्यूमेंट आया है तो उसकी जिरा करने का कोई खास तरीका है जो आप समझते हैं कि ये चीज़ें अहम हैं, कंसीडर की जानी चाहिए? जिरा के दौरान जो सबसे अहम चीज़ है ना जी, वो जो चीज़ें आपका जो केस है वो आपके जहन में होना चाहिए जी कि मैंने क्या प्रूव करना है, ओके, मेरे मुखालिफ ने क्या प्रूव करना है। फाइन। फिर ये जो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ या जिस पे मैंने जिरा करनी है वो रेलेवेंट है या नहीं है, ओके, ऑथेंटिक है या नहीं है। जो मेन चीज़ जो है वो ये कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स पे जिरा नहीं हो सकती। ओके, ये एक लीगल है, यानी कि जो भी कुछ लिखा है उसके अंदर जो कंटेंट्स लिखा है वो उसको छोड़ दें। डॉक्यूमेंट जब कोर्ट देखेगी तो उसको उन्होंने एज अ होल कंसीडर करना है, इसलिए उसके कंटेंट्स पे जिरा की जरूरत नहीं है। सर कंटेंट्स की अगर बात करें तो कंटेंट में तो बड़ा कुछ आता है। मैं कहता हूँ कि जी एतराज़ है मुझे फलाने की तारीखी पैदाइश पे, वो गलत लिखी हुई है या फलाने का नाम गलत लिखा हुआ है। जब आप ये कहेंगे ना जी कि डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ गलत लिखी है, फिर वो उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और वेरासिटी पे ऑब्जेक्शन है, कंटेंट्स पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स की जो उसकी ऑथेंटिसिटी है उसको आपने शेक करना है, ना कि उसके कंटेंट्स पे अपना वक्त ज़ाया करना है। कंटेंट्स पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में अब्दुर्रज़ाक साहब मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़ा इस पे भी रोशनी डालें कि क्या कोर्ट की भी कोई इखलाकी या कानूनी जिम्मेदारी है कि अगर एक शख्स जो है अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कोई गलतियां कर रहा है, उसको सही एग्जिबिट नहीं कर रहा है, या कोई भी उस हवाले से कोई ब्लंडर्स कर रहा है, तो क्या कोर्ट की भी कोई जिम्मेदारी है कि वो उसको आगाह करे उस वक्त? नहीं सर, कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, केस आप कोर्ट का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अपने राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है और कोर्ट ने सिर्फ फरीकैन को सुन के फैसला देना है। कोर्ट ने एविडेंस कलेक्ट करनी है। कोर्ट जो है वो किसी साइड पे भी जो फेवर नहीं दे सकती। कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो नहीं है ना कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोर्ट ने एविडेंस कलेक्ट करनी है, उसकी रोशनी में उसने फैक्ट्स को देखते हुए डिसाइड कर देना केस को। और अगर आपने ब्लंडर मारे हैं तो फिर ये आपके ऊपर ही है, आप जो भी भार है, यू हैव टू फेस द म्यूजिक। बिल्कुल ऐसे ही। और जाहिर है कि जो हमारा ट्रायल पे या लोअर कोर्ट्स के लेवल पे जो केस होता है, असल में उधर ही ये सारी चीज़ें देखना है, क्योंकि अगर हम जा भी रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, मैं हाई कोर्ट की स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो हाई कोर्ट तो फिर उसकी तो ज्यूरिसडिक्शन ये नहीं है ना कि वो शहादतों का असर नौ जायजा ले और फिर ये चीजें। हाई कोर्ट में तो जो आपने ट्रायल कोर्ट में अपना रिकॉर्ड बना दिया जी, हाई कोर्ट में सिर्फ वही डिस्कस होना है, उसमें इलीगैलिटी डिस्कस होनी है, उसमें लीगैलिटी की डिस्कस होनी है। बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट नए सिरे से एविडेंस कलेक्ट नहीं करेगी कभी। लेकिन जो उसकी एविडेंस में जो चीजें आई हैं, हो सकता है कुछ चीजें निचली लोअर कोर्ट्स ने जो इग्नोर कर दी, कुछ पॉइंट्स हो, तो क्या हाई कोर्ट उसमें से उठा रेज कर सकती है उन पॉइंट्स? वो हाई कोर्ट डेफिनेटली उसको कंसीडर करती है, देखती है, उसको पूरी तरह एग्जामिन करती है, एविडेंस जितनी भी है उसको अप्रिशिएट करके फिर डिसाइड करती है हाई कोर्ट। ओके, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रज़ाक साहब, बड़ा अच्छा सेशन रहा और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मालूमात जो आपने शेयर की है। इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को जो है वो इस हवाले से फ़ायदा होगा इस गुफ्तगू का। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।